सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का एक है जादव। जितने छुट्टियां थे उतना ही पीरियड वो एब्सेंट थे। अच्छा, जितने छुट्टियां दी तो वो छोटी रजा, किरकोळ रजा बोलते हैं जैसे वो है, या कुछ मेडिकल लीव जो अर्जित रजा वो थी। और डीवाईएसपी लातूर का एक लेटर आया। अच्छा, उन्होंने बताया कि उनको अरेस्ट किया है। अच्छा, तो अरेस्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली जेल में है। अच्छा, 48 आवर्स हो गए हैं। अच्छा, इसलिए हमने डायरेक्ट उनको अच्छा, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का एक है जादव तो सस्पेंड। और एक कमेटी गठित करके जांच भी शुरू हुई क्या सर बाकी स्कूल वगैरह की कुछ? और हाँ, नहीं वही उसी स्कूल की शुरू है जांच। अच्छा, उसी स्कूल की शुरू है। उनका रिकॉर्ड वगैरह सील किया है सब। अच्छा, अच्छा, चलो ठीक है सर, धन्यवाद सर। ईमानदारी से जो पढ़ रहे बच्चे क्या गुनाह है, गरीब बच्चे जो पढ़ रहे क्या गुनाह है? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो पूरे देश में एमबीबीएस करने वाले छात्रा जो नीट की परीक्षा देते हैं, परीक्षा में जिस तरह धांधली हुई है, पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे छात्रा उनके साथ क्या धोखा हो रहा है। हर बार देखे कि 12वीं पास होने के बाद जो है बच्चे रिपीट करते हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की उम्मीद लेकर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, और उनको क्या मालूम था कि इस बार अच्छे स्कोर आने के बाद पेपर लीक होंगे और पूरे देश में जो है मुद्दा गूंजने वाला है। इस बार जो है काफी छात्रों के जो अच्छे रिजल्ट भी दिख रहे हैं, उसी तरह काफी बच्चों के जो 720 में से 720 भी स्कोर दिखाई दे रहा है। उसी तरह का गरीब गरजू बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके साथ क्या इस बार अन्याय होने वाला है? पूरे देश में जो है नीट का जो बवाल मचा हुआ है और शासन प्रशासन जिस तरह ध्यान देना चाहिए वो ध्यान नहीं दे रहे। और आज मैं जो है इस एजुकेशन के सेक्टर पे बात करेंगे और पेपर लीक के ऊपर जो है इस सरकार को जो है बच्चे के साथ जो अन्याय हो रहा है तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं जो है न्याय की गुहार लगाएंगे। तो आज हमारे साथ में जो है सीका पिपलेवार मैडम है जो कि एक एजुकेशन में अच्छे पढ़े हैं और एक लगभग अधिकारी भी है। मैडम क्या बताएंगे, जिस तरह पूरे देश में जो है पेपर लीक के मामले उठ रहे हैं, काफी गरजू गरीब बच्चे काफी साल तक मेहनत करते हैं और इस बार जो है पेपर लीक हुआ है नीट में, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली कोई भी जो एक गरीब बच्चा होता है या एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है, बेसिकली उसके लिए अपना स्टेटस उठाने का या अपने परिवार का स्टेटस उठाने का या लाइफ में आगे बढ़ने का एजुकेशन जो होता है वो एकमात्र सहारा होता है। एंड एजुकेशन में मोस्टली लोग जो है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल फील्ड की तरफ जाते हैं। 11वीं-12वीं से ही ये जो पूरा सेक्टर है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं 2016 से जो है नीट की परीक्षा जो है वो ही एक पूरे देश में एक सेंट्रलाइज मेडिकल एग्जाम है। एंड अभी तक के काफी कम लोग जो है उसमें काफी अच्छे मार्क्स ले पाए थे। एंड 720 में से 720 तो रेयरली कोई था, लेकिन इस साल जो है 720 में से 720 आए एंड काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑन द हायर साइड मार्क्स आए 680 690 के तकरीबन। तब जाके धीरे से ये मामला जो है पेपर लीक का सामने आया। एंड ये बहुत ही गलत चीज है, बिकॉज कैसा होता है कि जो बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी पूरा इतनी मेहनत करके इतना पूरा समय डाल के उनके माँ बाप के पैसे, कई जो है मिडिल एज के बच्चे, मिडिल क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी पूरी जो मेहनत आना है, रोजी रोटी वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, क्योंकि इवन स्कॉलरशिप्स आर नॉट, स्कॉलरशिप्स भी जो है उतना सफिशियंट नहीं है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि जब पेपर लीक होता है, कुछ बच्चों को डायरेक्टली एडमिशन मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है, तो उससे उनका एक मोरल पूरा डाउन हो गया। सवाल उठ जाता है हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से काफी सारी चीजें अच्छी हुई, लेकिन पेपर लीक जैसे मामलों में जब जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं या जितने भी अपराधी होते हैं उसमें उनको सिर्फ यहाँ पे कि थोड़े दिन वो जेल में रहते हैं फिर छूट जाते हैं, थोड़े दिन जेल में रहते हैं फिर छूट जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक्चुअली आप यदि पढ़े होंगे आपको कहीं से पता चला होगा, जो इस बार भी नीट के पेपर लीक के मामले में जो एक अपराधी है वो इसके पहले भी काफी स्कैम्स में इन्वॉल्व रह चुका है। एंड उसने क्या किया हुआ है कि वो थोड़े दिन सजा जेल में काटता है, देन वो वापस रिटर्न आ जाता है, देन नेक्स्ट पेपर लीक के स्कैम में शामिल हो जाते हैं। मतलब लाखों रुपए कमाते हैं, थोड़े दिन जेल में बिताते हैं, देन वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता है इसके रिगार्डिंग जो कि अपराधी है पेपर लीक के, उनको जो सजा मिल रही है उसके रिगार्डिंग क्लॉज में चेंज होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एंड साथ ही इफ पॉसिबल एग्जाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक इज नॉट अ वेरी स्मॉल इशू एंड बच्चों का पूरा मोरल डाउन हो जाता है, इतना समय चला जाता है, वो जो पूरा साल भर मेहनत करते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, तो वो चीज आपको गलत डॉक्टर्स देगी।
फिर उसमें लोगों की जान जाएगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? ऐसे मार्क्स लेके जो डॉक्टर बन भी जाता है एंड आप रिपीट नहीं करवाते हैं एग्जाम, तो जो बच्चे मेहनती बच्चे थे वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। उसमें से किसी ने खुदकुशी कर लिया था, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो फ्यूचर आपको जनरेशन मिल रही है डॉक्टरों की, वो कहाँ जा रही है, हमारा देश कहाँ जा रहा है? और फिर हम बात करते हैं विकास की कि हमको देश को आगे बढ़ाना है। तो मिडिल क्लासेस को, लोअर क्लासेस को एजुकेशन ही एकमात्र सहारा होता है, तो उसमें कम से कम कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा कुछ हुआ है जो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये इशू है, तो इतनी छोटी बात नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि एक कोई जो आरोपी है, मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड है, पूरे पेपर में, पूरे टीवी में, चैनल में चल रहा है, लगभग वो संजीव मुखिया का नाम आ रहा है और अभी जो है वो फरार है। कुछ वर्ष पूर्व भी जो उन्होंने जो एक पुलिस भर्ती की जो हुई थी प्रक्रिया, उसमें भी पेपर धांधली में जो है उसका नाम आया था। लगभग बताया जा रहा है टीवी की 700 करोड़ रुपए कमाने की उसकी इस बार जो प्लानिंग की थी। इस प्रकार का जो है मामला है सामने आ रहा है। उसी तरह जो बिहार पटना में लगभग 15 आरोपी को अरेस्ट किए गए हैं, झारखंड में 8 आरोपी को अरेस्ट किए गए हैं, गोधरा में 5 आरोपी को अरेस्ट किए गए हैं, राजस्थान में 10 आरोपी को अरेस्ट किए गए हैं। उसके बाद जो है इसकी जो लिंक है महाराष्ट्र में भी लगी, महाराष्ट्र में लगभग 4 आरोपी को अरेस्ट किए गए। मैं बताना चाहूंगा आपको कि महाराष्ट्र के जो लातूर के और सोलापुर जो है जिले के लगभग एक आरोपी और 2 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किए गए। यह लगभग जो है 2 आरोपी जो नाम आ रहे सामने, यह दोनों जो है जिला परिषद स्कूल के जो शिक्षक है। बताया जा रहा है कि गोंदिया जिले के जो शिक्षण अधिकारी थे कादिर शेख जो पहले थे, वह जो अभी है सोलापुर में है और वो जो शिक्षण अधिकारी की पद पर जो है कार्यरत है। हमने जब उनसे बात किया तो उनको कहना था कि उन्होंने बताया सोलापुर के जो माड़ा तालुका के जो है जिला परिषद स्कूल के जो है संजय यादव जो है शिक्षक जो है को सस्पेंड कर दिया गया है। जैसी कि पुलिस की सीबीआई की जो कार्रवाई हुई, उनको जैसी पता चला तो उन्होंने नोटिस निकाला और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरे जो शिक्षक है वो लातूर के जो है रतनपुर के है, वो जिला परिषद स्कूल के मुख्याध्यापक जलील पठान का है। तो इस तरह जो है पूरा मामला जो है सामने आया है। और ये जो मेन मुख्य जो आरोपी का नाम बार बार आ रहा है, बिहार के मास्टरमाइंड जो पेपर लीक में राजीव मुखिया का नाम आ रहा है। कई स्कूलों के जो है मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये भी इसके पूरे नाम आ रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो पेपर जो जा रहा था वह लगभग ई रिक्शा से लगभग जो है वो कोरियर में गया, उनको लेके गया, तो उनको भी लगभग गिरफ्तार किया गया है। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका जो है किस तरह जो व्यवस्था है, इस पे भी सवाल काफी खड़े गए। शासन प्रशासन अभी लगभग जो है जो छात्राओं के साथ जो गलत हुआ उनके ऊपर कोई जो ध्यान बना के नहीं रखा है। लगभग बिहार में ही हमने सुने थे कि पेपर लीक होते हैं, काफी एजेंट होते, तो बिहार से सीधा झारखंड, गोधरा, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी इसकी लिंक जुड़ी हुई है। हो सकता है इसमें आरोपी बढ़ सकते, कहां लिंक, पर हमने इसमें देखा कि काफी जो एजेंट है, काफी इसमें धांधली हुई। इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा जो शिक्षक पाए गए हैं, तो शिक्षक को काफी पगार होती है। शिक्षक जो है एक भविष्य बनाने वाला कार्य किया जाता है। शिक्षक ही इस प्रकार के कार्य करेगा तो बच्चे किस पे भरोसा करेंगे, किस पे विश्वास करेंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। हो सकता है महाराष्ट्र के और कई जिले में, जैसे नागपुर हो गया, गोंदिया हो गया, इधर भी इस प्रकार के पेपर सेटिंग के मामले हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी सीबीआई जो पूरी जांच कर रही है, कहीं ना कहीं जो है मामला को पूरा खुलासा करने के लिए सीबीआई तत्पर उसी पे रडार पर है। और काफी जो आरोपी अभी भी लगभग इस जो आरोपी थे इसमें कहीं ना कहीं बाहर है। कुछ और चीज पे जानकारी मैडम ये बताइए, पिछले वर्ष लगभग एक आमगांव की बच्ची है, उन्होंने काफी कंटिन्यू मेहनत की थी, कुछ कम मार्क्स आने से लगभग उन्होंने सुसाइड कर दिया था। इस बार भी जैसे कि अभी काफी बच्चों के रिजल्ट आया है, इस प्रकार के जो नीट हो जाएंगी, जिन्होंने काफी मेहनत की थी, मेहनत से जो बच्चे के रिजल्ट आए थे, अगर उन्होंने रीएट का एग्जाम अगर दे दिया, उनमें अगर बच्चे के मार्क्स नहीं आए, तो इस प्रकार के जो मामले आ रहे हैं कि सुसाइड करना पड़ता है, कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल टूटना पड़ता है। तो क्या लगता है आपका हिसाब से रीनीट होना चाहिए, या जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है या जिनके साथ ज्यादा मार्क्स आए, ग्रेस मार्क दिए गए, उनका ही रीटोटल होना चाहिए? क्या सजेस्ट करोगे आप? मुझे लगता है कि क्योंकि यदि हम नीट की स्पेशली यहाँ बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी होते हैं, 11-12 साल जो होता है, वो जो एज होती है वो बहुत ही कमजोर एज होती है। बच्चों का जो मोटिवेशन है वो उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जरा भी कुछ कम ज्यादा होता है तो वो लोग डर जाते हैं। खुद मैं ये सारी चीजें इसलिए बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि शायद ही इंडिया में मेरे टाइम पे जो कोई एग्जाम था जो मैंने नहीं दिया, मैंने सारे एग्जाम्स दिए। इनफैक्ट मैंने जॉब में लगने के बाद भी डिपार्टमेंटल परमिशन मैंने और एमपीएससी, यूपीएससी, उसके अलावा भी जो सारे एग्जाम्स थे वो दिए हुए हैं।
तो जब मैं अपने टाइम का बता रही हूँ, 11th-12th में जब हम थे वहां पर उस एज में, तो जरा भी डिमोटिवेशन हो जाता था तो इंसान को लगता है ऐसे लाइफ खत्म हो गई, अब हम आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए करके। तो जो बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड किए हैं, जो केस आया था, एक्चुअली उस टाइम तक बच्चों का इमोशनल स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए वो लोग ऐसे कदम उठाते हैं। एंड मुझे लगता है इस बार जो नीट में ये पता करना कि किसको उसकी मेहनत के मार्क्स से, सपोज 670 से 680 जो बच्चे को मार्क है, अब वो एक्चुअल में उसकी मेहनत के मार्क है या उसको ये सब चीजों की वजह से बढ़ाए हुए मार्क्स है, वो आप कैसे जज करोगे, वो आप बता नहीं सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि आप री एग्जाम भी लेते हो तो उसमें दिक्कत ऐसा है कि फिर से इतना जो पूरा खर्चा है सरकार को वो लगेगा, लेकिन उसमें साथ में क्या हो जाएगा कि जो बच्चों ने पूरी तैयारी करके रखी थी, हो सकता है कि किसी के पेपर उस टाइम बहुत अच्छे गए थे, इस टाइम बहुत खराब गए हैं, ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो अब इसमें एक मिडिल वे, एक कमिटी बैठ के कुछ एक मिडिल वे निकलना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एग्जैक्टली कैसे किया जाए कि जो बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स मिल गए तो वो किस प्रकार से इवैल्यूएट किया जाए कि उसको मेहनत के की ज्यादा है या खुद के हैं या लीक की वजह से मिले, एंड जो साथ ही जो दूसरे बच्चे उनका भी नुकसान ना हो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि 1-2 सीट्स भी आपकी मार्क्स 5-10 मार्क भी इधर उधर होते तो आपकी सीट चली जाती है, उनके लिए वो 5-10 मार्क है, लेकिन इस इंसान के लिए उसका पूरा लाइफ है, उसका पूरा करियर है। अब आप ये सोचिए कि इसमें यदि कुछ सुसाइड के मामले सामने आएंगे, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो एक मिडिल वे जो है फाइंड आउट करना है, सरकार को इस पे मुझे लगता है फोकस, तुरंत इमीडिएटली फोकस करना बहुत जरूरी है। एंड हम ये भी नहीं बोल सकते कि तुरंत नया एग्जाम लेना चाहिए, उसमें भी ये हो सकता है कि बच्चों को कुछ एक मिडिल वे निकालना बहुत जरूरी कि री एग्जाम हो या सीट ज्यादा बढ़ाई जाए, एग्जैक्टली क्या किया जाए सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को आप सेटिस्फाई कर सके। एंड भविष्य में ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अपराधी गुनाह कर लेते हैं और चले जाते हैं, वो तो कुछ पैसों के लिए और कुछ अपनी जेल में कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन इससे कितनी सारी अपनी जनता, कितनी सारी जो स्टूडेंट्स है, कितनी जनरेशन हमारी बर्बाद हो रही है, वो नहीं होना चाहिए और भविष्य में ये चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे गुनाहगारों को तो मुझे लगता है कि आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। मैडम ये बताओ, जैसे अभी मामला सामने आया है, तो इसके पहले भी मामला हो सकता है सामने आया होगा, तो इस प्रकार के मामले हुए होंगे पर सामने नहीं आए थे। तो जो डॉक्टर बनना चाह रहे, जो डॉक्टर बन रहे हैं, मतलब जो डॉक्टर बनना चाहते थे तो डॉक्टर नहीं बन रहे, तो जो डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे वो तो डॉक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है। तो जो केसेस होते हैं कि मतलब इलाज करते करते मर जाते, तो हो सकता है कि ये डॉक्टर तो बनना नहीं चाहते थे और ये डॉक्टर बन गए। Exactly. तो इसीलिए ये केस होते होंगे, इलाज प्रॉपर नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। लोग हर चीज जो है इस चीज को मतलब लोग ब्लेम करते हैं कि रिजर्वेशन से बने हुए डॉक्टर्स उतना अच्छा इलाज नहीं करते, लोग ब्लेम करते हैं, बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। रिजर्वेशन भी जो लोग, वो एक सेपरेट मुद्दा है, उस पर फिर कभी बात करेंगे सही है या गलत है, लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये जो केस है कि जिस इंसान को कुछ नहीं आता, उसको ब्लाइंडली मार्क्स मिल रहे हैं, वो जाके क्या काटेगा, उसको ए काटना है वो जाके बी काटेगा, उसको ए दवाई देना है वो जाके बी दवाई देगा, क्या होगा हमारे साथ। इसीलिए तो जो हेल्थ सेक्टर है या जो हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है देश का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया। हम किसको ब्लेम करेंगे, ये इसलिए ये जो एक्चुअली मेडिकल फील्ड है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत हाईली उसको प्लेस किया जाता है, लेकिन इस तरीके इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से पूरा देश सफर कर रहा है। हम जैसे कि पेपर होते के पहले लगभग कोई लोग सेटिंग करते हैं, सेटिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग टकराते हैं, तो ऐसे लोगों ने जो है बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षण अधिकारी हो गया, जिला अधिकारी हो गया, इसकी जानकारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सिंस ये 11th-12th वाला मामला है तो हम ये पूरा रैकेट्स होता होगा। हम ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली कि एजुकेशन सेक्टर में से किसने उस चीज को प्रोपोगेट किया है, किसने बात किया, किसने बात नहीं किया। मुझे उस बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, फिर भी वो एटलीस्ट थोड़ा ज्यादा वैल्यू करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखा जो इंसान रहेगा वो कभी इतना ज्यादा तो नहीं गिरेगा कोई कि सिर्फ कुछ पैसों से लोगों की जिंदगियां खराब कर दे करके। लेकिन जो ये जो पूरे रैकेट है, और कहीं भी किसी को कोई खबर मिलती है, मुझे लगता है किसी को नजर में भी आता है, एजुकेशन फील्ड में भी यदि किसी को जरा भी खबर पड़ती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए एंड मदद करनी चाहिए पुलिस की या सरकार की, ताकि ऐसे जो कल्प्रिट्स है उनको पकड़ा जा सके तुरंत में। एंड खुद हमें इन्वॉल्व नहीं होना है कि कुछ पैसों के लिए हम कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद करें ना। वो कोई भी फील्ड का हो सकता है, जिसको ये पता चलता है कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, जरा भी भनक लगे तो प्लीज बताइए, मतलब रिपोर्ट कीजिए तुरंत, सो दैट कि कल को हो सकता है कि वो बच्चे आपके भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि
बच्चे क्योंकि सिर्फ बोलने के लिए देश का भविष्य नहीं है, वो एक्चुअल में देश का भविष्य होता है। देश का भविष्य हमारे हाथों में, तो हमको तो काम करना ही पड़ेगा, हमको तो रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी ये सारी चीजें। देश में इतनी बड़ी यंत्रणा है, उसके बावजूद भी पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद भी मालूमात ना हो, फिर रिजल्ट जैसे आया तो उनको डाउट हुआ, पालकों को डाउट हुआ, बच्चों को डाउट हुआ कि 720 जो मार्क्स है उन्होंने लिए, लगभग 67 बच्चों ने, तो इतने बच्चे तो ले नहीं सकते क्योंकि अभी पहली बार ही हुआ है। तब जाके कहीं ना कहीं जो मामला सामने आया उसका मामला उजागर किया और जांच चल रही, मतलब सही में पता चला कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ। मतलब इतनी बड़ी यंत्रणा रहने के बावजूद भी पेपर लीक हो रहे, कहीं मालूमात नहीं हो रही, तो यंत्रणा ने किस प्रकार काम करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या लोकल गवर्नमेंट्स की बात करें, बेसिकली हर इंसान को लगता है जब भी ऐसा कुछ करता है कि अरे मैं तो सिर्फ एक गिलास ही पानी, पूरा सपोज टैंक है, उसमें से हर इंसान को लगेगा मैं तो सिर्फ एक गिलास पानी पी रहा हूँ, कहाँ कम हो जाएगा। दूसरा भी यही सोचेगा मैं तो सिर्फ एक गिलास पानी पी रहा हूँ, किसको पता चल जाएगा। तीसरा भी यही सोचेगा। तो उस के आसपास जितने लोग थे उसमें उन्होंने क्या किया, हर एक ने यही सोचा कि मैं इतना सा फायदा ले लूं या मैं थोड़ा सा सपोर्ट कर दूं किसी को, इतना बड़ा थोड़ी इश्यू हो जाएगा। तो ये जो भी स्कैम्स होते हैं, जो नेशन वाइड स्कैम होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि शासकीय यंत्रणा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या शासन या प्रशासन के भी लोग, वो हर इंसान को ये नहीं पता होता कि ये कितना बड़ा स्कैम होने वाला है। ये मोस्टली किसको पता रहता है, जो मास्टरमाइंड रहता है। वो लोग इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं कि इंडिविजुअली सबसे हेल्प ली जाती है, उनको कुछ पैसे देके खरीद लिया जाता है। उस इंसान को ये नहीं समझ में आएगा कि वो कितना बड़ा गुनाह का भागीदारी बन रहा है। इन लोगों को ये सारी चीजें कब समझ में आती है, जब वो चीज हो जाती है। इसके पहले कि आप नोटिस कर सकते हो, हर्षद मेहता स्कैम बोले या जितने भी प्रकार के देश में पूरे नेशन वाइड स्कैम की बात करूं, मैं छोटे लेवल की बात नहीं करूं, पूरे देश में जो भी स्कैम्स होते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार ही सबसे मेन रीजन है कि लोग कुछ 500, 1000, 1500 के लिए बिक जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ही तो मदद कर रहा हूं, इसमें से हमको नियम बोलता है कि इसमें से कुछ पानी नहीं पीना है, वो इंसान बोलता है मैं तो एक ही गिलास पानी पी रहा हूं, कुछ थोड़ी हो जाएगा, ऐसे सबने पी लिया, लास्ट में क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है उसमें। आप समझ रहे हो कि ये जो सारे स्कैम्स है उसके पीछे रूट कॉज क्या, भ्रष्टाचार। सिर्फ इंसान कुछ पैसों के लिए खुद को बेच देता है और कुछ भी नहीं, और उसको ये नहीं समझ रहा है कि आज जो उसके साथ हुआ है या किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल को उसकी फैमिली में से किसी हो जाए, खुद के बच्चे के साथ हो जाए, तो क्या वो पैसे को इंपॉर्टेंस देगा या अपने बच्चे के जीवन को इंपॉर्टेंस देगा, किसको इंपॉर्टेंस देगा वो? मैम एक सवाल लास्ट रहेगा हमारा कि जो बच्चों ने एग्जाम दिया अभी मेहनत से, उन्होंने लगभग 680 लाया, 700 लाया या लगभग 650 लाया, ठीक है, और री एग्जाम होता है बाय द वे, या फिर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं मनोबल टूटा हुआ है, उन्होंने अपना मनोबल कैसे बढ़ाना चाहिए, और जो बच्चे नीट हो जाए या ना हो उन्होंने अपना मनोबल कैसे बढ़ाना, ताकि इस प्रकार जो सुसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो है गलत राह पे जाते हैं, उन्होंने गलत राह पे नहीं जाना चाहिए, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं पर्सनल एग्जांपल से थोड़ा बताती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सारे एग्जाम्स दिए हैं। मेरा खुद का पर्सनली यूपीएससी में मैं 4 से 5 साल दिल्ली में थी, लेकिन उस टाइम मेरा जो थ्रू आउट पोस्टिंग है ओपन जनरल से हुआ है, रिजर्वेशन का मुझे कहीं बेनिफिट नहीं मिला। इवन तो हम बिलोंग करते हैं, हमको ओबीसी का बेनिफिट मिल सकता था, वुमेन रिजर्वेशन का मुझे बेनिफिट मिल सकता था, बट मुझे कहीं नहीं मिला है। मेरा यूपीएससी का खुद पर्सनल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मुझे पेपर 1 में, मतलब मैंने इतने साल पढ़ाई की और मुझे पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग में आईएएस का इंटरव्यू जब था, मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मार्क्स अच्छा है, मेंस होता है, हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस में मुझे पेपर 1 में सिर्फ 40 मार्क्स आए, जबकि मुझे गारंटी थी कि 140 से कम आ नहीं सकते। अब यूपीएससी भी पूरा देश भर की एग्जाम है, पर मैं उसमें इसलिए कमेंट करना चाहती हूँ कि वहां पे भी मुझे, जहां तक के हमें बाद में पता चलता था कि वहां पे भी सेटिंग होती है, ये होता है, वो होता है, ये सब में मुझे इंटरेस्ट कभी भी नहीं था, हमको नियम धर्म से पढ़ना था। मुझे पता चला कि पेपर 1 में सिर्फ 40 आया 250 में, जो कि पॉसिबल नहीं था। फैक्ट्स ही देखते थे तो 150 मार्क्स मिल रहे थे। एंड उसके बाद भी जो है जब चला गया या कुछ मार्क्स क्लियर रह गया तो थोड़ा मोरल डाउन होता है, इंसान को ऐसा लगता है ऐसे क्यों हो गया। रिवैल के लिए भी डाला तो रिवैल्यूएशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, रीटोटलिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड यूपीएससी में तो सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है, रिटोटलिंग होती है, रिवैल्यूएशन नहीं होता है। सो उसकी वजह से क्या हो गया कि आगे मतलब बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया। लेकिन उसी साल मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला एंड मेरा स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टिंग हुआ। तो बच्चों को मैं यही चीजें बताना चाहूंगी कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि टाइम बिंग के लिए कोई चीजें खराब हो रही है। अब जैसे आपका जो नीट है उसमें रिजल्ट खराब आ गया, कुछ बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, कुछ बच्चों का पेपर अच्छा गया था लेकिन रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, जो भी रीजन से। और यदि अब आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता है या आप फिर से एग्जाम देते रिपीट करते, तो अब आप ये सोचिए कि आपको भगवान ने या नेचर ने एक मौका दिया है
कि आप वो फिर से पूरी पढ़ाई फिर से करें और भविष्य में जाके एक बेहतर डॉक्टर बने। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं फिर से पूरी मेहनत क्यों करूं या क्यों, मतलब मैंने क्यों मतलब वो मोरल आउट यदि आप कर लेते हैं तो आप ना तो यहाँ के रहेंगे ना तो कहीं के रहेंगे। तो आपको पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वे देखना होता है और हर इंसान की जर्नी अलग होती है। कोई जल्दी सफलता किसी को मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है, किसी को 10 एग्जाम देने के बाद मिलती है, किसी को 20 एग्जाम देने के बाद मिलती है। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस मिलता है उस थ्रू आउट वो पीरियड में, जैसे हम कभी सफल होते हैं कभी नहीं होते, कभी कम मार्क्स आएंगे कभी रिपीट करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप मेहनत डालेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा एज अ पर्सन, एज एन प्रोफेशनल आप स्ट्रांग होते हैं। एंड वो चीज आपको काम कहाँ आएगी, जब आप बन जाएंगे, जब आप करियर आपका चालू करेंगे, बिजनेस एज अ प्रोफेशन जब आप उसको चालू करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल ठहरेगा। उसके पहले आपको लगेगा 1-2 साल थोड़ा कि मेरा साल वेस्ट हो गया, मैं कैसे करूं, मैं तो पीछे हो गया लोगों से। ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान का अपना एक जर्नी फिक्स्ड होता है। सो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये भी बीत जाएगा, दिस टू शैल पास। एक और मेरे थ्रू आउट स्टडीज में मैं फॉलो करती थी कि ये भी बीत जाएगा, अच्छा हो या बुरा हो बीत जाता है। तो एग्जाम्स जो होती है आपने वो रिजिलियंस, वो डिटर्मिनेशन, वो विल पावर डेवलप होता है कि एक टाइम के बाद आपको इतना आया आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप थ्रू आउट न्यूट्रल चलते हैं। लिटरली आप धीरे धीरे गौतम बुद्ध बनते जाते हैं एंड वो चीज आपको एक सही प्रोफेशनल बनाएगी और सही डॉक्टर बनाएगी। और सही में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक परफेक्ट डॉक्टर बनेंगे क्योंकि आपका नॉलेज उस टाइम बेइंग में ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, इवन दो आपको यदि रिपीट करना पड़ता है। तो पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ को देखना है और इसी तरीके से मतलब अपना भला, अपने परिवार का भला और आप देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके, ये सोचना चाहिए। धन्यवाद सीका मैम, एक अच्छी जानकारी दी आपने। यह थे सीका पिपलेवार जो एक अधिकारी है, गोंदिया में भी लगभग कार्यरत है। इनसे इंटरव्यू लेने का यही मकसद था कि लगभग अच्छे पढ़े हैं वो, काफी जो बच्चे गलत राह पे जाते हैं, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा कि नीट का जो रिजल्ट आया था तो एक आमगांव की बच्ची ने लगभग सुसाइड किया था। तो इस बार जो है नीट का जो रिजल्ट के बाद में जो है पूरे देश में जो है बवाल मचा हुआ है। इस बार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे, कई लगभग आरोपी जो है गिरफ्तार किए गए, कई आरोपी की तलाश की गई है। लगभग महाराष्ट्र, झारखंड, पटना, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की भी लगभग कई आरोपी इसमें जुड़े हैं। कहीं ना कहीं सेटिंग का पेपर का पूरा मामला सामने आया है। तो इस प्रकार का जो मामले बार बार सामने आ रहे हैं, पेपर लीक हो रही है। बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया बिहार पटना का जो व्यक्ति है उसने इसके पहले भी पेपर लीक किया गया था और अभी भी जो है उसी के नाम मास्टरमाइंड में सामने आ रहा है। पर वो मिलने के बाद किस किस मंत्री के नाम, नेताओं के नाम या कोई अन्य लोगों के नाम सामने आएगा, वो मिलने के बाद ही पता चलेगा। और कितने लगभग इसके तार जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र, मुंबई, गोंदिया, नागपुर, कहाँ का इसके तार जुड़े हुए हैं। सीआईडी जो है लगातार पूरी जांच पड़ताल कर रही है, इसमें क्या क्या खुलासे होंगे और आगे हम लोग जरूर दिखाएंगे। पर जो बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, तो उनका क्या, उनके भविष्य के साथ इस बार क्या खिलवाड़ होने वाला है, या रीनीट एग्जाम होने वाली है, या जिन बच्चों ने अच्छे से मार्क्स लिए हैं उनका जो है इस बार नंबर एमबीबीएस में लगने वाला है। क्या सपना देखा था माँ बाप ने, क्या सपना देखा था बच्चों ने, तो उनका सपना इस बार क्या सपना बन के रहेगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। पूरे देश में जो है नीट मामले में जो है पूरा बवाल मचा हुआ है। यह वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जो पढ़ रहे नीट के छात्रा है, अदर जो छात्रा है तैयारी कर रहे, बाकी अदर जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके तक जरूर पहुंचाए। और अगला एपिसोड जरूर हम आपको दिखाएंगे कि नीट मामले में पूरा खुलासा क्या हो रहा है, कौन इसके मुख्य आरोपी है और इसके तार कहां तक जुड़े हुए। काफी बार हमने देखा कि बिहार पटना में ही इस प्रकार के मामले होते, पर बिहार पटना में नहीं, अभी लगभग महाराष्ट्र में भी मामले सामने है। और महाराष्ट्र के लगभग 2-3-4 लोग जो है गिरफ्तार किए और वो लगभग 2 शिक्षक, तो जिला परिषद के शिक्षक है। बताइए इंटरव्यू एपिसोड जो है देखने के लिए बने रहे न्यूज प्रभात मीडिया के संग। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।